के लीडर दोस्तों अबू मोहम्मद अल जुलानी अपनी तरफ से तो बहुत खुश थे कि उन्होंने जिहाद जीत लिया, लेकिन अगर दोस्तों इस सारे मामले को बिगर पिक्चर में देखा जाए तो असल में ये इसराइल की जीत हुई है। इसराइल के लिए एक्सपैंड होने का रास्ता खुल गया, यानी कि ग्रेटर इसराइल का। जो ये जिहाद का नाम देते हैं अल जुलानी को, आप देख लें क्या ऐसा जिहाद होता है? क्या इन लोगों ने इसराइल के ऊपर एक भी पत्थर मारा? अवाम को पागल बनाते हैं, जिहाद का नाम देते हैं। ये कोई जिहाद नहीं है, ये जिहाद के कंसेप्ट को भी मिक्स कर देते हैं। HTS सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप है और सीरिया में मेजॉरिटी सुन्नी है और ये शिया के खिलाफ जिहाद लड़ रहे थे। इसराइल ने दोस्तों 1 साल के अंदर गजा शहर को तबाह बर्बाद करके रख दिया। हमारे मुसलमान भाई बहनें शहीद कर दी, हजारों मुसलमान भाई। तो क्या इनका जिहाद वहां पर फर्ज नहीं बनता था? क्या ये वहां पर जिहाद करने गए जिसको ये जिहाद बोलते हैं? हालांकि फलस्तीन में मेजॉरिटी सुन्नी है और HTS भी सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप है। क्या इनका जिहाद वहां पर लाजिम नहीं था? हकीकत में दोस्तों ये लोग जिहाद का चूरन बेचते हैं, इनका हकीकत में दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले महीने में हयात तहरीर शाम ने एक बड़ा हमला शुरू किया मगरबी हलब में और उसका नाम उन्होंने ऑपरेशन डिटरेंस ऑफ अग्रेशन रखा। रिपोर्ट किया जाता है कि उन्होंने मगरबी हलब के 11 कस्बों को और देहातों को अपने कंट्रोल में ले लिया था और 4 दिसंबर के आते आते मगरबी हलब और इदलिब के बहुत सारे इलाकों को HTS ने अपने कंट्रोल में ले लिया था और हमा की तरफ अपनी पेशकदमी शुरू कर दी थी। HTS के मिलिट्री विंग के कमांडर अबू हसन अल हमवी के मुताबिक ये पूरा हमला 1 साल की मंसूबाबंदी के बाद हुआ। इस सारे ऑपरेशन से पहले HTS ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाया और इस जंग में पहली बार HTS ने शाहीन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया सीरियन फौज के खिलाफ। HTS ने 25 और बागी ग्रोहों के साथ मिलकर दमस्कस को अपने घेरे में ले लिया। 5 दिसंबर को HTS ने करीबी देहातों में मुकाबला के बाद हमा को अपने कब्जे में ले लिया। HTS ने कहा कि अब वो हमस की तरफ पेशकदमी करेंगे जो हमा से 40 किलोमीटर दूर है। 7 दिसंबर को दमस्कस अपोजिशन फोर्सेस के हाथों चला गया। अगर दोस्तों HTS के अमीर की बात की जाए मोहम्मद अल जुलानी की, तो ये पहले इराक में इसने अलकायदा को ज्वाइन किया और पूरे 3 साल ये इराक में जंग करता रहा। ये दोस्तों अमेरिकन फोर्सेस के हाथों चढ़ गया और 2006 से 2011 तक ये जेल में रहा। सीरियन रेवोल्यूशन के साथ ही इसको रिहाई मिली। अलकायदा की सपोर्ट के साथ इसने 2012 में अल नुसरा फ्रंट बनाई। ये दोस्तों ये पार्टी और ये तंजीम इसने इसलिए बनाई थी ताकि ये सीरियन सिविल वॉर में शामिल हो सके और बशार उल असद के खिलाफ ये लड़ सके। मई 2013 में अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने अबू मोहम्मद अल जुलानी को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल कर लिया। 4 साल के बाद इसको पकड़ने के लिए इंफॉर्मेशन देने पर $10 मिलियन के इनाम का ऐलान किया गया। इनाम की यह पेशकश 2024 में मंसूख कर दी गई। आज की वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे कि जैसे ये अबू मोहम्मद अल जुलानी था, ऐसी तंजीमों के सरबराहान की साइकोलॉजी कैसे बनती है, कैसे डेवलप होती है, और मजीद ये भी समझेंगे कि क्या इसका कोई इस्लाम के साथ ताल्लुक है भी या नहीं। हमने दोस्तों जिक्र किया कि 2012 में अलकायदा की सपोर्ट के साथ इसने अल नुसरा फ्रंट बनाई। दोस्तों 2016 में इसने अल नुसरा फ्रंट और अलकायदा से ऐलान बरात का ऐलान किया। अल नुसरा को और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जम करके इसने हयात तहरीर शाम बना दी HTS। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अबू मोहम्मद अल जुलानी HTS का अमीर जो कभी अलकायदा का फाइटर था, इसने अलकायदा से ऐलान बरात का ऐलान किया, अलकायदा से अलग हुआ और फिर इसने अपनी ही एक तंजीम बना दी HTS हयात तहरीर शाम। HTS को इसने सीरिया तक ही महदूद कर दिया। क्या अब यहाँ पर सवाल यह भी उठता है कि क्या जिहाद सिर्फ सीरिया के अंदर लाजिम था? ये सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट था या ये जिहाद था? तो वहाबी रेवोल्यूशन पर मैं एक पूरी सीरीज बनाऊंगा, इसके एपिसोड्स अपलोड करूंगा। अगर दोस्तों इसको एक ही वीडियो में कवर किया जाए तो आपके लिए समझना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एपिसोड्स में कवर किया जाए और अपलोड किया जाए। आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में इन तमाम कंफ्यूजन्स को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम जो रिसेंटली वाकया हुआ सीरिया के अंदर, बशार उल असद की हुकूमत खत्म हुई, उसने दोस्तों 2000 से 2024 तक हुकूमत की और 8 दिसंबर 2024 को उसकी हुकूमत का तख्ता HTS ने यानी अबू मोहम्मद अल जुलानी ने उलट दिया। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि असाद फैमिली ने, जो कि पिछले 55 साल से सीरिया में हुकूमत कर रही थी, इसने इतना ज्यादा अरसा यानी कि ऑलमोस्ट 55 साल बनते हैं। इसके वालिद हाफिज अल असद, उसने तकरीबन 30 साल उसने हुकूमत की और फिर बशार उल असद उसने भी तकरीबन 23-24 साल हुकूमत की। तो ये पूरा 55 साल का अरसा बनता है। तो असाद फैमिली ने इतना ज्यादा अरसा कैसे हुकूमत की? फिर मेजॉरिटी के ऊपर हुकूमत करना कोई मामूली बात नहीं। सीरिया के अंदर दोस्तों
सुन्नी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 74% है और 16% शिया मुस्लिम्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मेजॉरिटी जो है वो सुन्नी मुस्लिम्स थी और जो बशारुल असद था वो शिया था और एलावाइट्स शिया था। एलावाइट दोस्तों शिया का ही एक फ़िरका है, उसका सब सेक्ट है। अक्सरियत शिया दोस्तों इसको शिया मानते ही नहीं और मेजॉरिटी ऑफ द शिया इनको काफिर समझते हैं। इतने साल दोस्तों इन्होंने कैसे हुकूमत की, इसको समझने के लिए दोस्तों थोड़ा सा पीछे चलते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले सीरिया ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, उसके कंट्रोल में था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त हुई, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, सीरिया, आज का सीरिया जो है ये फ्रांस के कंट्रोल में चला गया। उसमें आज का लेबनान भी शामिल था जो कि फ्रांस के कंट्रोल में चला गया। फ्रांस ने दोस्तों सीरिया पर 1946 तक कंट्रोल रखा। 1946 में तकरीबन सीरिया फ्रांस से आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बावजूद भी सीरिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आ सकी। 1960 तक बहुत सारे मिलिट्री कू देखने को मिले सीरिया के अंदर, क्योंकि दोस्तों हर कोई ताकत लेने के चक्कर में था, इसलिए वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आ सकी। 1970 में एक मिलिट्री इंटरवेंशन हुई जो कि हाफिज अल असद ने की, जो कि सीरियन एयर फोर्स का चीफ था। 1970 में इसने मार्शल लॉ लगा दिया और खुद हुकूमत में आ गया। इसने दोस्तों 30 साल तक आराम से हुकूमत की। उसकी वजह यह थी कि इसने थोड़ी बहुत आवाम को फैसिलिटीज दी हुई थी। ये डिक्टेटर जरूर था मगर ये जालिम नहीं था, इसलिए इसने 30 साल आराम से हुकूमत की। इसको इतना ज्यादा कोई मसला नहीं हुआ। हाफिज अल असद के मरने के बाद उसका बेटा बशारुल असद हुकूमत में आया। उसने आते ही बहुत सारी अमेंडमेंट्स की, मतलब कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज किया। इसको चेंज करने के साथ ही अवाम इससे नाखुश थी। 2006 से 2010 आते आते अवाम के पास पैसे खत्म हो गए थे। 2011 में बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू हो जाते हैं और उस वक्त अरब स्प्रिंग्स का माहौल चल रहा था। उस वक्त दोस्तों क्या होता है, पहले पहले ये एहतजाज बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ होते हैं, मतलब कि वो एहतजाज रिलीजियस नहीं थे। इन एहतजाजों की टाइमिंग बड़ी खतरनाक थी। उस वक्त दोस्तों अफगानिस्तान में अलकायदा के ऊपर बमबारी हो रही थी। अलकायदा दोस्तों सुन्नी इंतहा पसंद ग्रुप है और अलकायदा के अंदर सूरियों की बहुत बड़ी तादाद है, इसलिए दोस्तों सीरिया में भी आपको पता है सुन्नी मेजॉरिटी ज्यादा है, इसलिए अलकायदा के फाइटर्स को मौका मिल गया हिजरत करने का। अलकायदा के फाइटर्स ने हिजरत करना शुरू कर दी सीरिया की तरफ, ईरान से टर्की और टर्की से इदलिब। अलकायदा ने यहाँ पर दोस्तों एक ट्रिक यूज की और वो ट्रिक ये थी कि हिजरत करने के साथ ही उन्होंने वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, यानी अल नुसरा फ्रंट। अलकायदा दोस्तों वहां पर अपना नाम यानी अलकायदा इस्तेमाल नहीं करना चाह रही थी। उसकी वजह यह थी कि अलकायदा ऑलरेडी ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो चुकी थी। अलकायदा ने दोस्तों इस तरह सीरिया में अपना ऑपरेशन शुरू किया और फ्रंट में लाकर रख दिया अबू मोहम्मद अल जुलानी को। इसमें दोस्तों एक चीज यह भी थी कि सिविलियंस यानी सीरियन सिविलियंस को यह फील ना हो कि कोई आउटसाइडर्स आ गए हैं और बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ ये मुकाबला कर रहे हैं और ये खुद हुकूमत में आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने अलकायदा का नाम यूज़ नहीं किया और फ्री सीरियन आर्मी में खुद को शामिल कर लिया, मतलब कि लोगों को फील ही ना हो कि आउटसाइडर्स आए हैं। अल नुसरा फ्रंट दोस्तों 28 जनवरी 2017 को डिसॉल्व हो गई और उसी दिन ही HTS का क़याम हुआ। अबू जुलानी ने अलकायदा से ऐलान बरात का ऐलान किया और साथ ही उसी दिन HTS यानी हयात तहरीर शाम की बुनियाद रख दी। उसके पीछे की वजह यह थी कि अलकायदा से उसका मसला हो गया था। ये दोस्तों ऑर्गेनाइजेशंस में मसले होते रहते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। इसमें यह भी कहा जाता है कि जो मिलिटेंट्स के लिए वजीफे आते थे अलकायदा के मिलिटेंट्स के लिए, वो खुद खा जाता था, इसलिए अलकायदा ने उसके ऊपर प्रेशर डाला और उसने अलकायदा से अलग होने का ऐलान कर दिया। अबू फरज अल मिस्री जो कि सीनियर लीडर था अल नुसरा फ्रंट का, उसने अबू जुलानी से रिपोर्ट लेना चाहिए तो अबू जुलानी ने उसको रिपोर्ट ना दी। इसके साथ ही अबू जुलानी ने ऐलान बरात का ऐलान कर दिया और ख़ुद उसने HTS का क़याम कर दिया। अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अपनी तरफ से अलकायदा को बाहर निकाल कर फेंक दिया था। अब दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये हो रहा है जिहाद कुफार के खिलाफ। आप समझ रहे हैं ना, अजीब है ना दोस्तों। आगे सुनते जाइए। अलकायदा के सीरियन मिलिटेंट थे अबू हमाम अल सूरी। उन्होंने दोस्तों एक हरासुद्दीन तंजीम बना दी 27 फरवरी 2018 को। आम अल्फाज में कहा जाए तो अलकायदा दोबारा सीरिया में बना दी गई, क्योंकि अल जुलानी ने अपनी तरफ से अलकायदा को ख़त्म किया था और अल सूरी ने दोबारा अलकायदा को वहाँ पर बना दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि अबू मोहम्मद अल जुलानी और अबू हमाम अल सूरी एक बार उसामा बिन लादेन से अफगानिस्तान मिलने भी गए। उसामा बिन लादेन ने इन दो लीडर्स को यानी अबू मोहम्मद अल जुलानी और अबू हमाम अल सूरी को सीरिया में लड़ने के लिए भेजा। अबू मोहम्मद अल जुलानी चूँकि उसने एक किस्म की गद्दारी की,
अलकायदा से और अलकायदा से अलग हो गया, और इसके अलकायदा से अलग होने ही उसके काउंटर में अबू हमाम अल-सूरी ने एक और तंजीम खड़ी कर दी। अलकायदा कमज़ोर थी सीरिया के अंदर और हयात तहरीर शाम मजबूत हो गई, क्योंकि इसको कतर, सऊदी अरब और टर्की से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट आ रही थी। इतने साल गुजर गए, बशार उल असद का कोई कुछ भी नहीं कर सका। दाइश, अलकायदा पिछले जो 15 सालों से लड़ रहे थे, वो भी बशार उल असद का कुछ ना उखाड़ सके थे। दोस्तों यहाँ पर बात आती है इंटेलिजेंस की। HTS जो कि छोटा सा ग्रुप था, वो बशार उल असद की हुकूमत को गिराने में कैसे कामयाब हुआ। अमेरिका ने दोस्तों अल जुलानी को इंटेलिजेंस दी कि माहौल आपकी फेवर में है, आप हमला करें। इसके कहने पर HTS ने अपना ऑपरेशन शुरू किया और कामयाब हो गए। इस तरह की इंटेलिजेंस का काम दोस्तों CIA लेवल का था, क्योंकि इतनी कैपेसिटी अबू मोहम्मद अल जुलानी यानी HTS की नहीं है। उन्होंने बता दिया था कि अगर आप हमला करेंगे, रशिया और ईरान कभी भी नहीं आएंगे। दोस्तों सेकंड फैक्टर ये है बशार उल असद की हुकूमत गिरने का, वो है सीरियन आर्मी। सीरियन आर्मी दोस्तों अंदर से ही बहुत ज्यादा टूट फूट का शिकार हो गई थी। आप दोस्तों आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि रिबल ग्रुप्स ने अटैक किया और सीरियन आर्मी ने कुछ भी नहीं किया। अब दोस्तों देखिए ना कि लड़ने के लिए भी कोई मकसद होना चाहिए। क्या सीरियन आर्मी बशार उल असद की लड़ती, जो कि जालिम डिक्टेटर था? उसने वहां की आवाम को तंग करके रखा हुआ था। असल में दोस्तों सीरियन आर्मी बशार उल असद के लिए लड़ना चाह ही नहीं रही थी। उसकी वजह यह थी कि इकॉनमी सीरिया की इतनी क्रैश हो गई थी कि सीरियन फौज की तनख्वाहें लेट हो जाती थी, तो वो कैसे लड़ते। दोस्तों यहाँ पर यह बात करना भी ज़रूरी है, और यह बात सच है कि जिन मुल्कों में आर्मी इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर जाए तो कुछ भी नहीं बचता। बशार उल असद की एग्जांपल हमारे सामने है। एक सवाल ये उठता है कि सीरिया में आज तक इंस्टेबिलिटी क्यों रही। आइए इसको समझते हैं। हम जैसे दोस्तों ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, और इसी तरह जो सीरिया था वो फ्रांस की कॉलोनी था। जब आप किसी की कॉलोनी होते हैं तो उस टाइम कॉलोनाइजर पे डिपेंड करता है कि वो आपके इदारों को मजबूत करता है या कमज़ोर। कॉलोनाइजर ने वहाँ पर प्रॉपर तरीके से इदारों को इस्टेब्लिश किया ही नहीं था, इसलिए आज तक वहाँ पर इंस्टेबिलिटी ही रही। इसी मिसाल को आप पाकिस्तान पर भी अप्लाई करके समझ सकते हैं। अमेरिका दोस्तों इस पूरे खित्ते में अमन तबाह करना चाहता है। उसने एक तरफ से HTS को सपोर्ट किया और साथ ही इसराइल के थ्रू उसने एयर स्ट्राइक्स करवा दी सीरिया के अंदर। ये एयर स्ट्राइक्स केमिकल वेपन्स बनाने वाली फैक्ट्रियों पर की गई थी। अमेरिका दोस्तों कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं करता। अमेरिका आज का दोस्त कल का दुश्मन। अमेरिका को दोस्तों ये अच्छी तरह पता है कि अगर HTS का गलती से भी अलकायदा से कनेक्शन बिल्ड हो गया तो केमिकल वेपन्स का यूज़ करके ये इनका जीना हराम कर देंगे। HTS के लीडर दोस्तों अबू मोहम्मद अल जुलानी अपनी तरफ से तो बहुत खुश थे कि उन्होंने जिहाद जीत लिया, लेकिन अगर दोस्तों इस सारे मामले को बिगर पिक्चर में देखा जाए तो असल में ये इसराइल की जीत हुई है। इसराइल के लिए एक्सपैंड होने का रास्ता खुल गया, यानी कि ग्रेटर इसराइल का। इसने पहले हिजबुल्लाह और ईरान को कमज़ोर किया। ईरान और हिजबुल्लाह सीरिया से निकले तो इसने सीरिया में ये सब करवा दिया। अब इसकी आंखें आगे की तरफ हैं, ये यहीं पर नहीं रुकने वाला। और जहाँ तक बात है दोस्तों ग्रेटर इसराइल की, यानी एक्सपैंड होने की, तो ऐसा उनके जहनों में ज़रूर है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है आज की दुनिया में। क्योंकि दोस्तों हमने देख लिया कि ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया, यानी इंडिया के ऊपर, लेकिन वो ज़्यादातर सरवाइव नहीं कर सके। इसी तरह दोस्तों आप अफ़गानिस्तान की एग्जांपल ले लें। अमेरिका आया, अमेरिका भी अफ़गानिस्तान को छोड़ के चला गया, और ब्रिटिश भी इंडिया को छोड़कर चले गए, क्योंकि आप हमला करके हथियारों के ज़ोर पर आप अटैक भी कर लेते हैं, कब्ज़ा भी कर लेते हैं, लेकिन आप वहाँ की आवाम को कंट्रोल नहीं कर सकते। वहाँ की आवाम हथियार उठा लेती है, इंसर्जेंसी शुरू हो जाती है। जो ये जिहाद का नाम देते हैं, अल जुलानी को आप देख लें, क्या ऐसा जिहाद होता है? क्या इन लोगों ने इजराइल के ऊपर एक भी पत्थर मारा? अवाम को पागल बनाते हैं, जिहाद का नाम देते हैं। ये कोई जिहाद नहीं है, ये जिहाद के कंसेप्ट को भी मिक्स कर देते हैं। HTS सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप है और सीरिया में मेजॉरिटी सुन्नी है, और ये शिया के खिलाफ जिहाद लड़ रहे थे। इजराइल ने दोस्तों 1 साल के अंदर गजा शहर को तबाह बर्बाद करके रख दिया। हमारे मुसलमान भाई बहनें शहीद कर दी, हज़ारों मुसलमान भाई। तो क्या इनका जिहाद वहां पर फर्ज नहीं बनता था? क्या ये वहां पर जिहाद करने गए जिसको ये जिहाद बोलते हैं? हालांकि फ़लस्तीन में मेजॉरिटी सुन्नी है और HTS भी सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप है। क्या इनका जिहाद वहां पर लाजिम नहीं था? हकीकत में दोस्तों ये लोग जिहाद का चूरन बेचते हैं। इनका हकीकत में दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। थैंक यू।